हेलो एंड वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का हुनर एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग बात करेंगे इतिहास का वो एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसमें नवीन राज्यों के उदय को लेकर के हमने कल भी चर्चा की हुई थी और आज उसी का एक दूसरा भाग है जिसमें हम आज बात करेंगे आधुनिक भारत में राजपूत राज्य। राजपूत राज्यों में से वह राजपूत कौन से शासक हुए जो आधुनिक इतिहास में पूछा जाता है, जहां से महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं। तो देखेंगे हम लोग आधुनिक भारत में राजपूत राज्य की क्या विशेषता रही। सबसे पहले हम लोग इसमें देखने का प्रयास करेंगे कि राजपूत राज्यों का उदय कहां से हुआ, यह सबसे पहले राजपूत कहां पर पाए गए। तो देखते हैं कि क्या हुआ था ना कि मुगलिया सल्तनत के बाद वे राजपूत ही नहीं, वे बहुत ऐसे नवीन भारत राज्यों का उदय हुआ जिसमें आपने देखा हैदराबाद, मैसूर, मराठा, अवध, बंगाल, ऐसे और भी राज्यों का जो औरंगजेब की मृत्यु के बाद स्वतंत्र राज्य स्थापित करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उत्तर काल के जो मुगल शासक हैं वह औरंगजेब के जैसे बुद्धिमान व्यक्ति नहीं रहे या उसकी जैसी राज सत्ता को संभालने वाले व्यक्ति नहीं रहे। कारण यही हुआ कि मुगलिया सल्तनत का पतन हुआ और नवीन राज्यों का उदय हुआ। देखेंगे हम लोग कि राजपूत औरंगजेब की मृत्यु के बाद, जो राजपूत हैं वो औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल शासन की दुर्बलता का लाभ उठाकर स्वतंत्र होते चले गए या होने लगे या स्वतंत्र होना चाहते थे। 18वीं शताब्दी में राजपूतों के दो प्रमुख राज्य थे, एक था मारवाड़ और एक था आमेर। आमेर का मतलब है जयपुर। आमेर का मतलब किससे है? जयपुर से, वर्तमान जयपुर। और मारवाड़ का मतलब है जोधपुर से। याद रखेंगे, मारवाड़ कौन है? जोधपुर। और आमेर कौन था? अर्थात वर्तमान जयपुर। देखेंगे औरंगजेब की नीतियों से मेवाड़ के राजा, जो मेवाड़ के राजा थे उनका नाम था राणा, और मारवाड़ के राजा थे जिसका नाम है अजीत सिंह, ये दोनों ही असंतुष्ट थे। फिर क्या हुआ? अंबेर के जो राजा हैं, अंबेर के राजा जो थे उनका नाम है जय सिंह। अंबेर के राजा जय सिंह स्वतंत्र अपने आप को घोषित करना चाहते हैं और जोधपुर से शाही फौजदार को निकाल दिया सन 1708 ईस्वी में। फिर क्या करते हैं? 1708 ईस्वी में मुगल सेना और अजीत सिंह की सेना के साथ मेड़ता नामक स्थान पर मुठभेड़ होती है और अजीत सिंह परास्त होकर के मुगल की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, मतलब मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। अजीत सिंह इस युद्ध में हार जाते हैं और 1718 ईस्वी में मुगल सेनापति हुसैन अली, अरे ये हुसैन अली वही है जो अली बंधु हैं, उन्हीं में से हुसैन अली और अब्दुल्ला, ये हुसैन अली जोधपुर पर आक्रमण करता है। ठीक है। और अजीत सिंह को अपनी पुत्री का विवाह मुगल बादशाह, जिसका नाम है उस समय फर्रुखसियर नाम का शासक है, फर्रुखसियर को घृणित कायर के नाम से जाना जाता है और गीदड़ शायर भी कहा जाता है। फर्रुखसियर को की उपाधि दी गई क्या? घृणित कायर और गीदड़ शायर के नाम से जाना जाता है इसे। तो घृणित कायर और गीदड़ शायर है कौन? फर्रुखसियर। याद रखेंगे। जयपुर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साबिल में भी घोषित किया गया है, यूनेस्को साइट भी है जयपुर। अब जयपुर की थोड़ी सी हम स्टैटिक की बात करेंगे, यहां पर देखने का प्रयास करेंगे कि जयपुर में देखेंगे जयपुर से कैसे प्रश्न पूछा जाता है। यहां से प्रश्न कई बार पूछे गए और राजा जयसिंह से भी पूछे गए। ठीक है, देखेंगे हम लोग। राजा जयसिंह, जो राजा जयसिंह है, तो राजा जयसिंह कुशल शासक होने के साथ साथ एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा या सोचते हैं। उन्होंने जनता के कल्याण हुए सड़कों का निर्माण करवाया, धर्मशालाएं बनवाई और कन्या के विवाह में अधिक खर्च ना हो, अधिक धन खर्च ना हो, इसके लिए भी कानून बनाया। और अपने शासन काल में उन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ भी करवाए। अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ का मतलब समझते हैं? मतलब वह राजा वही अश्वमेध यज्ञ करवाता है जो चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता है। उस राजा की सेना या
उस घोड़े के पीछे छोड़ी जाती है। वह घोड़ा जिस जिस प्रदेश से होता जाता है वह राज्य उस शासक का हो जाता है। यदि किसी राजा के द्वारा उस अश्वमेध यज्ञ में छोड़े गए घोड़े को पकड़ लेता है तो उसको उस राजा से युद्ध करना पड़ता है। यदि हार जाता है तो वह जो राजा अश्वमेध यज्ञ करा रहा होता है वह अश्वमेध यज्ञ उसका भंग हो जाता है। और यदि सफल हुआ तो उस अश्वमेध यज्ञ में छोड़े गए घोड़े का बलिदान किया जाता है, बलि चढ़ाई जाती है। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये काम किया था अश्वमेध यज्ञ भी जय सिंह करवाए। दूसरी बात, राजपूताना में आमेर के शासक जिनका उपाधि है सवाई मिर्जा, सवाई मिर्जा की उपाधि जो दिया था, मिर्जा राजा की उपाधि दिया था, ये दिया था जहांदार शाह ने। और सवाई राजा की उपाधि दिया था किसने? सवाई राजा की उपाधि दिया है आपके फर्रुखसियर ने, याद रखेंगे। राजा जय सिंह कुशल शासक होने के साथ साथ महान विधिवेत्ता खगोल शास्त्री भी थे। ये महान विधिवेत्ता भी हैं, खगोल शास्त्री भी हैं, नगर नियोजक भी हैं और वैज्ञानिक भी हैं, याद रखेंगे यहां से। इन्होंने विज्ञान और कला के क्षेत्र के महान केंद्र इसका स्थापना किया था जयपुर, जो विज्ञान और कला का केंद्र हुआ करता था, जिसकी स्थापना जय सिंह ने कब किया? जयपुर में सन 1927 ईस्वी को स्थापना हुई, जिसे गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है, पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। 1876 ईस्वी में तत्कालीन वहां के राजा सवाई सिंह ने इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया, जो उस समय राजा थे, सवाई सिंह के पुत्र, उनका नाम था महाराजा सवाई राम सिंह। तो इन्हीं के समय इंग्लैंड की रानी आती है जिनका नाम था विक्टोरिया, रानी विक्टोरिया। और प्रिंस ऑफ वेल्स, वेल्स का राजकुमार, इसका नाम है अल्बर्ट एडवर्ड, के स्वागत में इस शहर को गुलाबी रंग से सजा दिया गया। इसलिए जयपुर को गुलाबी शहर या पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। समझ पा रहे होंगे आप लोग? आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो जयपुर शहर जो है वास्तुकार, जो मतलब अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए जयपुर शहर का वास्तुकार या डिजाइनर कौन था? जयपुर शहर का वास्तुकार विद्याधर चक्रवर्ती थे, विद्याधर चक्रवर्ती चट्टोपाध्याय या भट्टाचार्य। जयपुर के मशहूर किले जो हैं, पूछा जाता है कि आपका जय महल है, जंतर मंतर, हवा महल और नाहरगढ़ का किला, ठीक। और राजा जय सिंह ने खगोलीय गणनाओं के लिए और खोजों के लिए कई वेधशालाओं का निर्माण करवाया, वो 4 जगह पर। ये बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाएगा, क्योंकि राजा जय सिंह द्वारा वेधशालाओं का निर्माण कहां कहां पर किया गया? तो बोलेंगे मथुरा, जयपुर, दिल्ली, उज्जैन और बनारस। मतलब मथुरा में भी, जयपुर में, दिल्ली में, उज्जैन और बनारस में भी जो ये जंतर मंतर कहे जाते हैं ना, वेधशालाएं हैं, तो मथुरा में भी है, दिल्ली में, उज्जैन और बनारस में भी ये बनाए गए हैं, वेधशालाएं कहा जाता है इनको, याद रखेंगे। आगे आते हैं, हवा महल के बारे में कई बार पूछ लिया जाता है, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इसका निर्माण जो है, हवा महल का निर्माण 1799 ईस्वी में, है ना, महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा किया गया। महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा हवा महल का निर्माण सन 1799 ईस्वी में किया गया। वास्तुकार इनके हैं लाल चंद्र उस्ताद, इसके डिजाइनर है ना। यह महल राजपूत और मुगल स्थापत्य शैली का एक सुंदर नमूना है या मिश्रण है। राजपूत शैली भी इसमें है और मुगल शैली का एक सुंदर नमूना है। यह क्यों पड़ा इसका नाम भाई, हवा महल क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें 953 झरोखे, जिनको खिड़कियां कहते हैं, 953 खिड़कियां हैं इसमें। इन झरोखों से हमेशा ठंडी हवा निकलती रहती है, मतलब एसी, वातानुकूलित है। मतलब गर्मी में आपको क्या लगेगा? ठंडी, और सर्दी में गर्मी का एहसास, ऐसा वातानुकूलित है ना। इस प्रकार इसे हवा महल कहा जाता है। और निर्माण का उद्देश्य ये है कि शाही परिवार की जो महिलाएं थी, जो रानियां थी, तो बिना दिखाई दिए शहर के त्योहार, जुलूस, बाजार इत्यादि, मतलब वहीं से झांक करके, उन्हीं झरोखों से झांक करके वे जयपुर के बाजार का, है ना, व्यू ले सकें, देख सकें, त्योहार को वहां से देख सकें, है ना, और ये सारी गतिविधियां वहीं से देख सकेंगी। इसका ये मतलब था। स्थापत्य विशेषताएं क्या है इसकी? कि लाल गुलाबी बलुआ पत्थर से बनाया गया। और कितने मंजिला है? बोलेंगे 5 मंजिला इमारत है हवा महल, 953 खिड़कियां हैं।
ऊपर की मंजिलें बहुत पतली हैं और मधुमक्खी के छत्ते की जैसी इसकी डिजाइन है। मतलब आप देख पा रहे होंगे इसमें कि मधुमक्खी के छत्ते की जैसी इसकी डिजाइन है ना। तो ये था आपका क्या, राजपूत और उससे बनने वाले प्रश्न, जो कि आपको भी समझ में आएगा। ठीक है, और तो अगली हम बात करेंगे अभी, जो है कि ये राजपूत शासक हुए। अब हम लोग बात करेंगे सिख, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। सिखों के गुरुओं में से पूछा जाता है और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या विशेषताएं हैं, है ना। तो 10 गुरु हम देखेंगे और हम बात करेंगे किसकी, उनके द्वारा कुछ युद्ध भी हुए हैं, सिख और आंग्ल युद्ध, जिसे हम सिख और आंग्ल युद्ध, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध या द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के नाम से भी जानते हैं। इनके सिखों के कुछ मिसल होंगे, उनके भी बारे में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में, जिसका नाम होगा सिख राज्य। थैंक यू।